नमस्कार, मैं सारिका पंकज कहानी सुना रही हूँ आप सबको इस्मत चुगताई की लिहाफ। अब तक आपने सुना कि लेखिका की अम्मा आगरा जाने से पहले अपनी छोटी सी बेटी को अपनी मुंहबोली बहन बेगम जान की हिफाजत में रख कर जाने का फैसला करती हैं। बेगम जान की खूबसूरती और ठसक के साथ साथ उनकी चहेती नौकरानी रब्बो की भी नक्काशी तराश आप तक पहले हिस्से में कही गई है। आगे क्या हुआ लेखिका के साथ जो उनके जहन में गर्म लोहे की दाग की तरह महफूज रह गया। सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहाँ। कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में, लिहाजा मेरे लिए भी उनके पलंग से लगाकर छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 10-11 बजे तक मैं और बेगम जान चांस खेलते रहे और फिर मैं सोने चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो वैसे ही बैठी उनकी पीठ खुजा रही थी। भंगन कहीं की, मैंने मन ही मन सोचा। रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में खूब अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज़ निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया, लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो जाओ, बेगम जान ने कहीं से आवाज़ दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज़ में कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी मगर हर दफ़ा अटक गई, हालांकि मुझे पूरी आयत याद है। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, ज़रा सख्ती से कहा। और फिर 2 आदमियों की घुसर फुसर करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हाय रे, ये दूसरा कौन है? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर वोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बो की आवाज़ आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नज़ारों का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा से वहमी हूँ। रात को डरना, उठ उठ कर भागना और बड़बड़ाना तो बचपन में रोज़ ही होता था। सब तो कहते थे मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी न रहा। मगर दूसरी रात को रब्बो और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से बिस्तर पर ही तय हो रहा था और मेरी खाक समझ में न आया कि क्या फ़ैसला हुआ। रब्बो हिचकियाँ लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह सपर सपर रकाबी चाटने जैसी आवाज़ें आने लगीं। ओह, मैं तो घबरा कर सो ही गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई थी जो बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ किया बेगम जान ने उसके लिए, दुकान कराई, गांव में काम लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही नहीं था। खूब जोड़े बागे भी बने पर न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी ना आता। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी। सारा दिन बेगम जान परेशान रहीं। उनका जोड़ जोड़ टूटता रहा, किसी का छूना भी उन्हें न भाता था। उन्होंने खाना भी न खाया, सारा दिन उदास पड़ी रहीं। मैं खुजा दूं बेगम जान? मैंने बड़े शौक़ से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगीं और मैंने ताश रख दिए। दूसरे दिन रब्बो को आना था मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सर में दर्द कर लिया। ज़रा ज़ोर से खुजाओ, बंद खोल दो। हाँ हाँ, बेगम जान बोली। इधर? हाँ हाँ, यहाँ ज़रा शाने से नीचे। वाह भाई वाह, वो सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान जाहिर करने लगी। और इधर? हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था मगर वो मुझसे ही खुजवा रही थीं और मुझे उल्टा फ़क्र हो रहा था। यहाँ? ओए, तुम तो गुदगुदी करती हो। वाह, वो हंसी। तुम्हें कल बाज़ार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुड़िया। नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूँ अब मैं? बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई हो? वो हंसकर बोली। इधर? हाँ हाँ, इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहाँ खुजली हो रही थी रख दिया।
जहाँ उन्हें खुजली मालूम होती वहाँ मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातिर बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फ्राकें कम हो गई हैं ना? कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सी के ले आए। तुम्हारी अम्मा कपड़ा दे गई हैं? वो लड़की देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियाँ नोचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेंप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रख के लेटा लिया। मैं भुनभुनाई, ओह तो क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बना है, गरम बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कुलबुलाने लगी। कितनी पसलियाँ होती हैं? उन्होंने बात बदली। मैंने स्कूल से याद किए 1 2 3 की मदद ली, वो भी उटपटांग। हटाओ तो हाथ। हाँ, 1 2 3। मेरा दिल चाहा किसी तरह भागूं और उन्होंने ज़ोर से भींच लिया। बेगम जान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आँखों के पपोटे और वजनी हो गए, ऊपर के होठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों और नाक पर चमक रही थीं। उन्होंने शाल उतार दी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लोई की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने के बटन गरबान के एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घुप हो रहा था। मुझे एक नामामूल डर से दहशत सी होने लगी थी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें, मैं दिल ही दिल में रोने लगी। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे कोई भूतना सवार था और मेरे दिमाग का ये हाल कि न चीखा जाए और न रो सकती थी। थोड़ी देर बाद वो पस्त होकर निढाल लेट गईं। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी कि तब। वहाँ से उठकर सरपट भागी बाहर। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं रही थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन आयाओं के पास बैठी रहती, मगर उनके कमरे में कदम रखते मेरा दम निकलता था। और कहती भी तो किससे, और कहती भी तो क्या कि बेगम जान से डर लगता है। तो ये बेगम जान तो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आज रब्बो में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगने लगा था, क्योंकि फ़ौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी निमोनिया में। चाय तो बनाओ, 1 प्याली मुझे भी देना, वो तौलिया से मुंह खुश्क कर कर बोली। मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। वो कपड़े बदलती रहीं और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूँ? अम्मा को तो हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन, खुद भाई और 2-4 सड़े सड़ाए ज़रा ज़रा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल, और यहाँ बेगम जान की वो दहशत कि दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पे भाग जाती, पर वहाँ न टिकती। कपड़े बदल 16 सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के अतर ने और भी उन्हें अंगार बना दिया, और वो चली मुझ पर लाड़ उतारने। घर जाऊंगी, मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं खली की तरफ फैल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहाँ भैया मारेंगे चुड़ैल, उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। मैं रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अम्मियाँ खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बू ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वह थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी, टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी न देखी थी, झाड़ झंखाड़ हो गई।
बड़े जतनों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज़ निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। आज मैंने दिल में ठान लिया था, ज़रूर हिम्मत करके सिरहाने का लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथी फिर फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मालूम होता था कोई बड़ा सा मेढक फूल रहा है और अब उछल कर मेरे ऊपर आया। अम्मा, मैंने हिम्मत करके गुनगुनाया, मगर वहाँ कुछ सुनवाई न हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग के दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गया। अल्लाह, मैं गड़ाप से अपने बिछौने में। ये थी कहानी लिहाफ, जिसे लिखा था इस्मत चुगतई ने सन 1941 में। अब चलती हूँ, दीजिए इजाज़त। फिर आऊँगी अगले शनिवार नई कहानी नए रंग के साथ। नमस्कार।